सिया को अपनी बाहों में थामे हुए रघुवीर ने अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में झुककर सिया की आंखों में देखा और धीमे से कहा, खुद चल के आए हो मेरी बाहों में, अब वापस जाने का कोई मौका नहीं दूंगा। आजमा लो मेरी मोहब्बत को जितना चाहे, पर ये वादा रहा इसमें कभी धोखा नहीं दूंगा। उसकी हर एक लाइन सिया के दिल पर जैसे सीधा असर कर रही थी। उसका चेहरा, जो पहले ही हल्का गुलाबी था, अब पूरी तरह से कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुका था। पर ये लालिमा शर्म की थी या गुस्से की, ये समझना थोड़ा मुश्किल था। रघुवीर ने सिया की हालत को महसूस कर लिया। उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान तैर गई। वो थोड़ा और करीब आया और सिया के कानों में धीरे से फुसफुसाया, तेरे ख्वाब चुरा लूंगा, तेरी नींदें उड़ा दूंगा, बस एक बार हाँ कह दे, तेरे लिए पूरी दुनिया जला दूंगा। अब सिया के दिल की धड़कनें जैसे तेज म्यूजिक की तरह बज रही थीं। वो झिझकते हुए खुद को रघुवीर के सीने से छुपाने लगी, जैसे दुनिया से नहीं, अपने जज्बातों से भाग रही हो। और जब सिया उसके सीने से लिपट गई, रघुवीर की मासूम सी मुस्कान एक शरारती स्माइल में बदल गई। वो थोड़े गहरे लहजे में बोला, स्वीट हार्ट, अगर तुम थोड़ी देर और ऐसे ही मुझसे लिपटी रही तो सच कह रहा हूँ, आई माइट जस्ट लूज माई कंट्रोल। सिया ने धीरे से अपना सर उठाया और रघुवीर के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में उलझन और मासूमियत थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रघुवीर के चेहरे पर आई, वहां छिपी वो शैतानी मुस्कान देखकर उसके चेहरे की मासूमियत अचानक उलझन में बदल गई। वो फौरन उससे खुद को अलग करने की कोशिश करने लगी। रघुवीर ने उसकी नज़ाकत को महसूस किया और इस बार उसने सिया को रोका नहीं। अपनी बाहों की पकड़ उसकी कमर से धीरे धीरे ढीली कर दी, जैसे जानबूझकर उसे आज़ादी दे रहा हो। उसके हाथ ढीले पड़ते ही सिया ने झट से खुद को अलग किया और खड़ी हो गई। वो बिना उसकी तरफ देखे पलटी और वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसके पैरों के नीचे अचानक एक छोटा सा कछुए का बच्चा आ गया। सिया का बैलेंस बिगड़ा और वो पीछे की तरफ गिरने लगी, लेकिन इससे पहले कि उसका शरीर जमीन से टकराता, रघुवीर ने बिजली जैसी तेजी से आगे बढ़कर उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। गिरने के डर से सिया ने आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन जब उसे यह एहसास हुआ कि वो गिर नहीं रही बल्कि किसी की बाहों में है, तो उसने धीरे धीरे अपनी पलकें खोली और उसकी आंखें जैसे ही खुली, वे रघुवीर की गहरी काली आंखों से टकरा गईं। उन आंखों में कुछ था, कोई ऐसा एहसास जो खींच ले गया सिया को अपनी ही दुनिया से दूर। वो पलकें झपकाना भूल गई। वो पल रुक सा गया और अनजाने में ही उसके होंठों पर एक हल्की सी प्यारी मुस्कान आ गई। रघुवीर ने भी वो मुस्कान देखी और उसका दिल जैसे एक धड़कन मिस कर गया। उसकी निगाहें सिया के चेहरे से हट नहीं रही थीं। वो हल्की आवाज में बोला, आंखों की चमक, पलकों की शान हो तुम, चेहरे की हंसी, लबों की जान हो तुम, धड़कता है दिल बस तुम्हारी आरज़ू में, फिर कैसे ना कहूँ मेरी जान हो तुम। उसके अल्फाज हवा में गूंज गए और सिया उन शब्दों में खुद को ढूंढने लगी। रघुवीर के उन शायराना लफ्ज़ों को सुनकर सिया का चेहरा शर्म से और भी गुलाबी हो गया। उसकी पलकों की कपकपी और चेहरे की गर्माहट बता रही थी कि वो क्या महसूस कर रही थी। एक सेकंड के लिए तो वो खुद को उसकी बाहों में खो देना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल वो बुरी तरह शर्मा कर रघुवीर को जोर से धक्का देती है और तेजी से वहां से भाग जाती है। धक्के से रघुवीर सीधे रेत पर गिर गया, लेकिन उसकी नजरें अब भी उसी तरफ टिकी थी, उस जाती हुई सिया की पीठ पर। वो उसके इस मासूम रिएक्शन को देखकर मुस्कुरा उठा, लेकिन ये मुस्कान सीधी नहीं थी, कुटिल थी, शैतानी थी, खतरनाक थी। वो खुद से बुदबुदाया, इस बार तो तुम भाग गई बेबी, लेकिन अगली बार तुम्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। उसकी निगाहें अब भी सिया की तरफ ही टिकी थी, जैसे वो किसी मिशन पर निकला हो। लेकिन उन दोनों से कुछ दूरी पर एक और जोड़ी आंखें ये सब देख रही थीं, और उन आंखों में सिर्फ आग थी, खून की तरह सुर्ख, गुस्से से भरी हुई। वो कोई और नहीं, दिग्विजय था। आज वह सिया को इम्प्रेस करने के लिए उसका पीछा करते करते मरीन ड्राइव तक आ पहुंचा था, लेकिन जो उसने देखा वो उसके सीने में आग लगा गया। उसने देखा कि सिया किसी और लड़के की बाहों में थी, उसके इतने करीब। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने दांत भींचते हुए कहा, तो ये है वो लड़का जिसके लिए तू सालों से मुझे रिजेक्ट करती आ रही है, सिया। वो गुस्से से कांपता हुआ आगे बढ़ा, रघुवीर को दूर से देखते हुए कहता है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे और सिया के बीच आकर। अब तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू दोबारा किसी लड़की की तरफ देखने लायक भी नहीं रहेगा। इतना कहते हुए दिग्विजय ने पास की दीवार पर जोरदार लात मारी, दीवार की प्लास्टर तक उड़ गई। फिर उसने झट से अपना फोन निकाला, रघुवीर की एक फोटो क्लिक की और किसी सीक्रेट नंबर पर भेज दी।
कुछ ही सेकंड बाद उसी नंबर पर कॉल मिलाया, और जब कॉल रिसीव हुआ, उसकी आवाज में जहर था, आवाज में मौत थी। संजय, एक फोटो भेजी है तुझे। अगले 24 घंटे में ये आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। कल का सूरज अगर इसकी आंखों ने देखा तो समझ लेना तेरा भी अंत करीब है। दिग्विजय शेखावत के इतना कहते ही कॉल की दूसरी तरफ से एक ठंडी मगर सधी हुई आवाज आई। ओके बॉस, मैं कुछ सुपारी किलर्स को इस आदमी की पिक भेज देता हूँ। अगली सुबह तक ये जिंदा नहीं रहेगा। दिग्विजय ने हम कहकर कॉल काट दिया। फोन बंद करने के बाद उसकी आंखों में रघुवीर के लिए नफरत और भी ज्यादा गहरा गई थी। उसने जहर भरे लहजे में रघुवीर की ओर देखते हुए कहा, जितनी खुशी मनानी है मना ले, क्योंकि बहुत जल्द तेरे इस चेहरे पर सिर्फ एक चीज होगी, मौत का खौफ। इतना कहकर वो गुस्से से भरा हुआ वहां से पलट गया, ठीक उसी अंदाज में जैसे कोई शिकारी अगले शिकार की प्लानिंग कर रहा हो। दूसरी तरफ सिया अब भी हल्के कांपते कदमों से दौड़ती हुई चेतना के पास पहुंचती है। उसे देखकर चेतना की नजरें एक सेकंड के लिए उसके चेहरे पर टिक गईं, और फिर उसके चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान लौट आई। ओ माय गॉड डार्लिंग, तुम्हारा चेहरा तो टमाटर से भी ज्यादा लाल हो रखा है। आखिर आरवी राठौर ने ऐसा क्या कह दिया जो तू इतनी शर्मा रही है? इतना कहते ही चेतना ने ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। अरे हाँ, याद आया, उसने जानबूझकर ड्रामा किया। फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, तूने तो अभी अभी उसे किस किया है ना, तो बताओ डार्लिंग, कैसी लगी लाइफ की सेकंड किस मिस्टर आरवी राठौर के साथ? सिया का चेहरा जो थोड़ी देर पहले नॉर्मल हुआ था, अब फिर से पूरी तरह गुलाबी पड़ गया। उसने बिना जवाब दिए चेतना का हाथ कसकर पकड़ा और झटके से उसे घसीटते हुए कहा, चलो यहाँ से, अभी के अभी। अरे अरे अरे, सिया पागल हो गई है क्या? चेतना कुछ और कहती, उससे पहले ही सिया उसे खींचते हुए दूर ले जाने लगी। उसी वक्त रेत पर अब भी बैठा रघुवीर सिया को जाते हुए देख रहा था। उसकी निगाहों में एक शैतानी सी चमक थी, और होठों पर वही पुरानी रग रग में दौड़ती हुई खतरनाक मुस्कान। वो बस उसकी पीठ को जाते हुए देखता रहा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को भागते देखकर और भी ज्यादा एक्साइट हो जाए। वहीं दूसरी तरफ चेतना, जो सिया के चेहरे पर छाई शर्म की गुलाबी परत को साफ साफ पड़ रही थी, अपने मन में हल्के से मुस्कुराते हुए सोचने लगी, तो आखिरकार इस पत्थर दिल लोया को भी किसी से मोहब्बत हो ही गई। उसकी आंखों में एक सच्चे दोस्त वाली चमक थी, लेकिन तभी एक ख्याल आया और उसका चेहरा पल भर में गंभीर हो गया। उसने सिया की ओर देखा और मन ही मन गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन क्या होगा जब मिस्टर आरवी राठौर को सिया के उस राज के बारे में पता चलेगा? क्या वो उसे एक्सेप्ट कर पाएगा, या फिर वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा? ये सोचते ही चेतना का दिल डर से कांप उठा। वो सिया के लिए खुश थी, बहुत खुश, लेकिन साथ ही उसे डर था कि जब ये मोहब्बत अतीत से टकराएगी तो क्या ये रिश्ता बच पाएगा। उधर सिया अब भी खुद में उलझी हुई थी। उसका दिल अब भी वैसे ही धड़क रहा था, तेज, बेकाबू और बेचैन। उसे लग रहा था जैसे उसका दिल किसी भी पल सीने से बाहर छलांग मार देगा। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल घूम रहा था, जब वो रघुवीर की बाहों में गिरी थी और उनके होठ एक दूसरे को छू गए थे। उस एहसास ने उसकी रूह तक को हिला दिया था। वो अपने गालों पर उभरती लाली को महसूस करते हुए खुद से ही बड़बड़ाए, ये क्या हो रहा है सिया? जब भी वो पास आता है, क्यों ये दिल अपनी रफ्तार खो देता है? क्यों जब उसकी आंखें मेरी आंखों में झांकती हैं, मुझे खुद को भूल जाने का मन करता है? क्यों जब वो मुझे छूता है, मेरी सांसें उलझने लगती हैं? और सबसे बड़ी बात, क्यों जब वो मुझे किस करता है, मैं उसे रोकने के बजाय खुद उसे और करीब खींच लेती हूँ? उसकी सोच इस सवाल पर आकर ठहर जाती है। दिल जवाब मांगता है और रूह एक नाम दोहराती है, रघुवीर। उसी पल सिया की आंखों के सामने वो पल दोबारा जिंदा हो उठता है, जब उसने खुद रघुवीर के किस में अपना साथ दिया था। उसके हाथों की पकड़, होठों की नरमी और जिस्म में दौड़ती बिजली, वो सब कुछ अब भी उसकी रूह में धड़क रहा था। उस लम्हे में वो नहीं चाहती थी कि रघुवीर उसे कभी छोड़े, लेकिन जैसे ही वो उस पल को दोबारा याद करने लगती है, उसे अपने चेहरे पर तेज तपिश महसूस होती है, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, जैसे अभी उसकी नाक से खून बह निकलेगा। शिट, वह हल्के से बड़बड़ाती है और झटके से अपना सिर झटकती है। रघुवीर को अपने दिमाग से निकालने की उसने पूरी कोशिश की, लेकिन चाहकर भी वो उस शख्स को अपने दिल से नहीं निकाल पा रही थी। उल्टा, जैसे ही उसका सिर थोड़ा घूमता है, उसकी नज़र अनायास ही उस तरफ चली जाती है,
जहां रेत पर बैठा रघुवीर उसे देखकर एक शैतानी मुस्कान के साथ उसे घूर रहा होता है। उसके चेहरे की वो मासूम लेकिन तीर जैसी मुस्कान सिया को झेपने पर मजबूर कर देती है। वो एकदम घबरा कर तुरंत सामने देखती है और बिना एक पल गंवाए वहां से तेजी से निकल जाती है। दूसरी तरफ जय, जो कब से रघुवीर के पीछे खड़ा था, अपने बॉस को इस हालत में देखकर फिर से हैरान रह गया। वो धीरे से खुद से बड़बड़ाया, ये क्या हो गया है हमारे बॉस को? जो आदमी अपने बर्थडे पर भी स्माइल नहीं करता था, आज ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे किसी कॉलेज गर्ल से डेट करके आया हो। उसने रघुवीर की मुस्कान को गौर से देखा। वो झूठी नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो बिल्कुल वैसी थी जैसी एक लड़का पहली बार किसी लड़की से सच्चा प्यार कर बैठता है। खुद को खो देने वाली, सुकून भरी, असली मुस्कान। जय फिर खुद से फुसफुसाया, What the hell is happening? सिया मैडम, आप में ऐसा क्या है? आपने हमारे पत्थर दिल बॉस को भी पिघला दिया। जय अपने ख्यालों में डूबा ही था कि तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल अचानक वाइब्रेट करने लगता है, तेज रिंगटोन के साथ। जैसे ही फोन बजा, रघुवीर का ध्यान सिया से हटकर जय की तरफ चला गया और उसी पल रघुवीर के चेहरे की वो शैतानी मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। अब उसकी आंखों में वही पुरानी ठंडक थी, वही कठोरता जो रघुवीर राठौर की पहचान थी। जय ने जैसे ही अपने बॉस के चेहरे का एक्सप्रेशन बदला देखा, वो हड़बड़ा गया और बिना कॉलर देखे ही जल्दी से फोन रिसीव कर लिया। हेलो, उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन अगले ही सेकंड फोन के दूसरी तरफ से जो खबर उसके कानों में पड़ी, उसके पूरे चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसकी सांसें अटकने लगी, हाथ कांपने लगे और शरीर से जैसे जान ही निकल गई हो। रघुवीर उसकी हालत भांप चुका था। वो तेज आवाज में बोला, क्या हुआ जय? तुम्हारा चेहरा क्यों ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खून की खबर दे दी हो? जय ने कांपती हुई जुबान से कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द जैसे मुंह में अटक गए। बॉस, शिवांश। रघुवीर की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। What about शिवांश? उसने एकदम गहराई से पूछा। क्या हुआ शिवांश को? अब उसके चेहरे पर वो डार्क एक्सप्रेशन लौट चुका था जो सामने वाले के रूह तक को कंपा दे। वहीं दूसरी तरफ शाम की हल्की रोशनी में सिया और चेतना सिया की ब्लैक एसयूवी में बैठे हुए थे। चेतना ड्राइव कर रही थी और सिया खिड़की के बाहर घूरती हुई चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसका दिल अभी तक उसी रेत वाले लम्हे में अटका था। रघुवीर का छूना, उसका किस करना और फिर उसका खुद का कंट्रोल खो देना, ये सब बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो चाहकर भी उन पलों को भूल नहीं पा रही थी। उसका चेहरा बार बार लाल हो रहा था और मन बार बार उस मुस्कुराते हुए रघुवीर की ओर खींच रहा था। क्या हो गया है मुझे? वो मन ही मन खुद से सवाल कर रही थी। उसी वक्त ट्रंग ट्रंग उसका मोबाइल एकदम से बजने लगा। रिंगटोन की आवाज सुनते ही वो जैसे एक झटके में अपने ख्यालों से बाहर आई। सिया ने तुरंत अपना फोन उठाया और जैसे ही कॉल आईडी देखिए, उसके होठों से हैरानी भरी आवाज निकली, शिवानी। इस टाइम वो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन देर किए बिना कॉल रिसीव कर ली। हेलो शिवानी, वो बोलती उससे पहले ही दूसरी तरफ से तेज रोने की आवाज आई। दीदी, दीदी। शिवानी बुरी तरह रो रही थी। सिया का दिल धक से रह गया, उसका पूरा चेहरा चिंता में बदल गया। शिवानी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? ठीक से बता, क्या हुआ? शिवानी की हिचकियों के बीच टूटी फूटी आवाज आई। दीदी, आप जहां भी हो, प्लीज फौरन सिटी हॉस्पिटल आ जाए, प्लीज दीदी। शिवानी का सिटी हॉस्पिटल कहना था और सिया के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया और घबराए हुई आवाज में वो बोल पड़ी, तू चिंता मत कर शिवानी, मैं बस अभी आ रही हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही उसका हाथ कांप गया, चेहरे से जैसे सारी रोशनी गायब हो गई थी। शिवानी के रोने की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। हर हिचकी, हर सिसकी उसकी रूह को कंपा रही थी। ओ गॉड, प्लीज सब ठीक हो, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। चेतना जो गाड़ी चला रही थी, अब सिया के चेहरे की हालत देखकर घबरा गई। सिया, क्या हुआ? तू इतनी पैनिक क्यों कर रही है? सब ठीक तो है? चेतना ने घबराकर पूछा। सिया की आंखों में इस वक्त डर साफ झलक रहा था। शिवानी को कुछ हो गया है चेतना, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे तुरंत सिटी हॉस्पिटल पहुंचना है, और वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। चेतना ने बिना एक पल गंवाए कार को यू टर्न लिया और तेजी से हॉस्पिटल की ओर स्पीड बढ़ा दी। कार अब 100 की स्पीड पर दौड़ रही थी। सिया की आंखें सामने सड़क पर थी, लेकिन मन
किसी खौफनाक कल्पना में उलझ चुका था। हर बीप, हर हॉर्न उसे डरा रहा था। उसका दिल बार बार यही कह रहा था, गॉड प्लीज प्लीज कुछ बुरा ना हो। वहीं दूसरी तरफ रघुवीर के हाथों ने जय का कॉलर कसकर पकड़ लिया था। उसकी आंखों में गुस्से की आग धधक रही थी और वो लगभग चीखते हुए बोला, गॉड डैम इट जय, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ क्या हुआ शिवांश को। इस वक्त रघुवीर की हालत ऐसी थी मानो वो पूरी दुनिया को आग लगा देगा। लेकिन उसके दिल की हालत उससे भी ज्यादा डरावनी थी। उसका दिल उसके छोटे भाई शिवांश के लिए कांप रहा था। जय को खुद समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दे। उसकी आवाज थरथरा रही थी, बॉस, वो शिवांश, उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? रघुवीर की चीख हवा को चीर गई। उनकी कार को किसी ट्रक ने टक्कर मार दी। देव उन्हें लेकर सिटी हॉस्पिटल गया है, जय ने जैसे तैसे ये कहा। ये सुनते ही रघुवीर के पैर लड़खड़ा गए और वो सीधा नीचे गिरने को हुआ, पर उससे पहले जय ने उसे थाम लिया। बॉस, खुद को संभालिए, जय बोला, लेकिन रघुवीर की आंखें अब फिक्स हो चुकी थीं। उसके दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही लाइन घूम रही थी, शिवांश हॉस्पिटल में है, एक्सीडेंट ट्रक। रघुवीर ने झटके से जय को खुद से दूर धकेल दिया और लड़खड़ाते हुए कार की तरफ भागा। जय समझ चुका था, बॉस अब होश में नहीं है। अगर उन्होंने खुद ड्राइव किया तो एक और एक्सीडेंट पक्का है। इससे पहले कि रघुवीर ड्राइविंग सीट तक पहुंचता, जय लपक कर खुद बैठ गया और पैसेंजर सीट का गेट खोलते हुए बोला, बॉस जल्दी बैठिए। रघुवीर एक सेकंड भी गंवाए बिना सीट पर बैठा और जय ने पूरी ताकत के साथ कार स्टार्ट कर दी। रूम टायर्स रेत में फिसले और कार सड़क पर स्पीड में दौड़ पड़ी। रघुवीर की मुट्ठी आप कस चुकी थी और उसकी आंखों में सिर्फ एक आग थी, कुछ भी हो जाए मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में सिया और चेतना की कार सिटी हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में जोर से ब्रेक मारते हुए रुकी। कार के रुकते ही दोनों बिना एक सेकंड गनवाए दरवाजा खोलकर हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ी। रिसेप्शन डेस्क पर बैठी नर्स कुछ पूछने ही वाली थी कि सिया और चेतना तेजी से आगे निकल गईं। उनके चेहरे पर जो खौफ था वो किसी भी सवाल से ज्यादा जरूरी था। कॉरिडोर में पहुंचते ही सिया की निगाहें एक पल में जिस पर अटक गईं, वो मंजर दिल दहला देने वाला था। कॉरिडोर के फर्श पर घुटनों के बल बैठी हुई शिवानी जोर जोर से रो रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह खून में सने हुए थे और उसकी आंखें इतनी सूजी हुई थी कि जैसे किसी ने दुनिया भर का दुख उनमें उड़ेल दिया हो। शिवानी, सिया की चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। शिवानी ने कांपती हुई निगाहों से ऊपर देखा और जब उसने अपनी दीदी को देखा तो वो एक सेकंड भी नहीं रुकी। सिया उसके पास दौड़ कर आई, घुटनों पर बैठ गई और कांपती हुई आवाज में बोली, शिवानी क्या हुआ तुम्हें? ये खून, ये सब कैसे हुआ? लेकिन उसके सवाल अधूरे रह गए क्योंकि अगले ही पल शिवानी सिया के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दीदी दीदी। सिया ने भी उसे कसकर बाहों में भर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसकी बाहों में थरथराती शिवानी को देखकर वो खुद को मजबूर महसूस कर रही थी। शिवानी, मुझे बता, क्या हुआ है? किसका खून है ये? तू ठीक तो है न? सिया ने डर और घबराहट से पूछा। शिवानी की रुलाई तेज हो गई थी। उसकी हालत देखकर साफ था कोई बहुत बड़ा हादसा हो चुका है और जवाब जानने की हिम्मत अब खुद सिया को नहीं हो रही थी। सिया को शिवानी की हालत देखकर ये तो साफ समझ आ गया था कि खून शिवानी का नहीं है, लेकिन अब सवाल ये था फिर किसका है और उसकी छोटी बहन इस वक्त हॉस्पिटल में क्यों है? शिवानी को देखते ही सिया के दिल में हजारों सवाल एक साथ गूंजने लगे थे। उसकी आंखों के सामने घबरा चुकी शिवानी की हालत दिल दहला रही थी, पर अब भी सिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पूरा माजरा क्या है। वही चेतना भी सिया के पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी। शिवानी के खून से सने कपड़े और रो रो कर थरथराती हालत देखकर चेतना के चेहरे पर भी फिक्र की लकीरें साफ उभर आई थीं। चेतना कुछ बोलने ही वाली थी कि शिवानी ने कांपते हुए हाथ से एक दिशा की ओर इशारा किया, दीदी दीदी, वो शिवांश। लेकिन इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाई। बस रोते रोते उसका गला भर आया और वो फिर से फूट पड़ी। सिया और चेतना दोनों ने तुरंत उसकी उंगली के इशारे की तरफ देखा। वो दिशा ऑपरेशन थिएटर की थी जहां रेड लाइट जल रही थी। उस कमरे में डॉक्टर्स की टीम और नर्सेस एक एक करके भागती हुई अंदर जा रही थी। सिया का दिल अब बेकाबू सा धड़कने लगा। रेड लाइट का मतलब था कोई गंभीर ऑपरेशन चल रहा था, किसी की जान दांव पर थी। लेकिन कौन?
सिया को अब तक यही लगा था कि शायद ये सब किसी क्लासमेट या जान पहचान वाले के साथ हुआ होगा, पर अंदर से एक बेचैन करने वाली आवाज़ उसे चीख चीख कर कुछ और ही कह रही थी। उसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक करीब 30 साल का आदमी लगातार बेताबी से इधर उधर टहल रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखें चिंता से भरी थीं और नजरें बार बार ओरती की लाइट पर जाकर टिक रही थी। सिया धीरे से शिवानी के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, शिवानी प्लीज शांत हो जा, मैं हूं न, सब ठीक होगा, बस तू मुझे साफ साफ बता क्या हुआ है। लेकिन शिवानी इस वक्त कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। सिया की नज़रें अब ऑपरेशन थिएटर पर टिकी थीं, और उसके दिल में अजीब सी बेचैनी, डर और एक भारी खामोशी धीरे धीरे भरती जा रही थी। ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखते हुए सिया ने धीरे से खुद से ही कहा, क्या हुआ होगा, लेकिन उसने अभी इतना ही कहा था कि कॉरिडोर में तेज कदमों की आवाज़ गूंज उठी। आवाज़ किसी के बेतहाशा दौड़ते हुए आने की थी। सिया ने चौंक कर अपनी गर्दन घुमाई, और पल भर के लिए उसकी सांस जैसे थम गई। रघुवीर, वो बेतरतीब से बाल, घबराहट से पीला पड़ा चेहरा, आंखों में एक पागलपन और पूरे जिस्म से रिश्ती बेचैनी के साथ तेजी से उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। सिया हैरान रह गई। वो उसे देख रही थी, लेकिन रघुवीर ने एक सेकंड के लिए भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। उसके लिए इस वक्त सिर्फ एक नाम जिंदा था, शिवांश। उसके पीछे पीछे जय भी बुरी तरह हौंफता हुआ भागता चला आ रहा था। रघुवीर सीधे ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागा, और वहां खड़े हुए इंसान को देखते ही गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया। वो आदमी देव था, शिवांश का क्लोज बॉडीगार्ड। रघुवीर की आवाज थरथराती हुई चीखी, शिवांश कहाँ है और उसे क्या हुआ? देव बुरी तरह हकलाया। उसके लब कांप रहे थे, चेहरा जर्द पड़ चुका था। बक बॉस, शिवांश अभी अंदर है, डॉक्टर्स उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जवाब अधूरा ही रह गया। थड़ाक, रघुवीर का एक मुक्का सीधे देव के चेहरे पर पड़ा और उसके होंठ से खून बहने लगा। वो फिर से बुरी तरह उसका कॉलर झंझोरते हुए गरजा, Who the hell did this? और तू कहाँ था जब मेरे भाई के साथ ये सब हो रहा था? देव रघुवीर की आंखों में झांक भी नहीं पा रहा था, क्योंकि रघुवीर इस वक्त किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि किसी टूटे हुए शेर की तरह बर्ताव कर रहा था, जिससे उसका कोई अपना छीन लिया गया हो। देव कांपते हुए बोला, बॉस, ये सब कॉलेज के बाहर हुआ, मुझे भी अभी अभी पता चला, मुझे इस लड़की ने कॉल किया था। देव ने कांपते हुए अपनी उंगली से इशारा किया, वही लड़की जो अब भी फर्श पर बैठी रो रही थी। शिवानी। सिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या शिवानी शिवंश को वो यहाँ लेकर आई थी? रघुवीर ने देव के इशारे की दिशा में नजर डाली। उसकी आंखें तुरंत उस लड़की पर जा ठहरी जो खून से सने कपड़ों में किसी को कसकर पकड़े फर्श पर बैठी थी, और वो लड़की थी शिवानी। एक सेकंड भी बिना गनवाए रघुवीर ने देव को जोर से झटका और बिजली की रफ्तार से शिवानी के पास पहुंचा। उसका चेहरा अब किसी इंसान का नहीं, एक बेकाबू आग की तरह सुलगते शैतान जैसा लग रहा था। उसने दहाड़ते हुए पूछा, कैसे हुआ शिवंश के साथ ये सब? उसकी आवाज इतनी भारी, डरावनी और कपकपा देने वाली थी कि सिया, शिवानी और चेतना तीनों की रूह कांप उठी। शिवानी ने तो डर के मारे सिया को और कस के पकड़ लिया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसके शरीर से सारा खून निकाल लिया हो। रघुवीर को जवाब न मिलता देख उसने जोर से चिल्लाया, आंसर मी, गॉड डैम इट, जवाब दो मुझे। उसकी आवाज इस बार इतनी तेज थी कि पूरा कॉरिडोर गूंज उठा। वो अब सच में एक तूफान बन चुका था, जो किसी भी पल फट पड़ने वाला था। शिवानी डर से कांपती रही, उसकी आंखों से आंसू झरझर बहते रहे, पर उसकी जुबान पर एक शब्द भी नहीं आया। रघुवीर अब पूरी तरह फट पड़ा। उसने सामने पड़ी बेंच को जोरदार लात मारी। धड़ाम, बेंच उलट गई और जोर की आवाज हुई। तीनों लड़कियां डर के मारे पीछे हट गईं। शिवानी अब इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि सिया का गला बिल्कुल कसकर पकड़ लिया था, जैसे अगर उसने छोड़ा तो वो वहीं मर जाएगी। ये सब देख सिया का धैर्य भी अब टूट चुका था। उसने रघुवीर की तरफ देखा और गुस्से में चीखी, शट अप, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरी बहन पहले से ही सदमे में है, और तुम उसे और डरा रहे हो। इनफ इज इनफ, मिस्टर रघुवीर राठौर। रघुवीर सिया की तरफ देखता रहा। कुछ पल के लिए उसकी आंखों की आग थोड़ी ठंडी पड़ी, लेकिन अब भी वो अंदर से फटने ही वाला था। रघुवीर की खून जैसी लाल आंखें सिया की आंखों से जा टकराईं। उसकी नजरों में ऐसा गुस्सा था जो किसी को भी जलाकर राख कर सकता था। सिया उसकी ये नजरें देखकर खुद ब खुद एक कदम पीछे हट गई, और उसने शिवानी को कसकर पकड़ते हुए पीछे की ओर खींच लिया।
तभी रघुवीर की डरावनी आवाज गूंज उठी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरी बातों से डर रही है या नहीं। मुझे सिर्फ ये जानना है, मेरे भाई की ऐसी हालत कैसे हुई। उसने अपनी आखिरी लाइन चिल्लाते हुए कही, इतनी तेज और गूंजती हुई कि सिया डर के मारे अपनी आंखें बंद कर गई। तभी एक डॉक्टर, जो पास के वार्ड से निकला था, कड़क आवाज में चिल्लाया, आप लोग यहाँ चिल्लाना बंद करेंगे प्लीज। आप लोगों की वजह से बाकी पेशेंट्स को दिक्कत हो रही है। लेकिन डॉक्टर की बात खत्म होने से पहले ही रघुवीर ने अपनी ज्वालामुखी जैसी आंखें उसकी ओर घुमा दी। डॉक्टर कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर जैसे उसका सारा खून सूख गया हो, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके पैर कांपने लगे। उसने अब कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। तभी जय धीरे से पीछे से आया और बेहद घबराहट में फुसफुसाते हुए रघुवीर के पास आकर बोला, बॉस प्लीज आप थोड़ा शांत हो जाए, मैं इनसे पूछता हूँ कि शिवांश की हालत कैसे हुई। रघुवीर ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बर्फ जैसी ठंडी नजर जय पर डाली और सर्द लहजे में कहा, पता करो किसने की मेरे छोटे भाई शिवांश की ये हालत। इतना कहकर वो मुड़ा और फिर सीधा देव के पास जा खड़ा हुआ, जो अब भी घबराया हुआ ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था। अब जय की बारी थी। वो सिया, शिवानी और चेतना की तरफ मुड़ा, अपना सिर थोड़ा झुकाया और बेहद नम्रता से बोला, आई एम सो सॉरी मैडम। बॉस इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, इसलिए उन्होंने आपसे उस टोन में बात की। आई अपोलोजाइज ऑन हिज बिहाफ। फिर उसने शिवानी की आंखों में देखा, जो अब भी रोते हुए सिया से चिपकी हुई थी। जय वही जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। आवाज में उतनी ही नरमी थी जितनी एक बड़े भाई में होती है। प्लीज क्या आप बता सकती हैं कि शिवांश का एक्सीडेंट कैसे हुआ। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और चिंता थी कि शिवानी का हल्का सा कांपता हुआ चेहरा उसकी ओर उठा। जय के बेहद सौम्य सवाल के जवाब में शिवानी कुछ कहने ही जा रही थी कि सिया चिल्ला पड़ी, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या, मेरी बहन पहले से ही सदमे में है और तुम लोग। लेकिन इससे पहले कि सिया अपनी बात पूरी करती, शिवानी ने खुद को थोड़ा संभालते हुए भीगी हुई आवाज में जय की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, शिवांश और मैं कॉलेज के एक प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे थे। हमारी मीटिंग कॉलेज के पास वाले कॉफी शॉप पर फिक्स थी। वो मुझे दोपहर 2:30 बजे मिलने वाला था, इसलिए मैं आधे घंटे पहले ही वहां पहुंच गई थी। फ्लैशबैक, दोपहर 2:30 बजे कॉफी शॉप के बाहर शिवानी कॉफी शॉप के कोने वाली टेबल पर बैठी बार बार अपने फोन की स्क्रीन को देख रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे उसकी धैर्य की परीक्षा ले रही थीं। ऑलमोस्ट 30 मिनट हो गए। उसके माथे पर चिड़चिड़ापन साफ दिख रहा था। गुस्से से उसने अपना फोन उठाया और शिवांश को कॉल लगा दिया। कॉल रिसीव होते ही वो फट पड़ी, कहाँ हो इडियट, अब तक पहुंचे क्यों नहीं? मैं यहाँ आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ। अगर मेरी वजह से प्रोजेक्ट में फेल हो गई ना, तो याद रखना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दूसरी तरफ से शिवांश की हंसी भरी आवाज आई, बस बस, क्या सारा गुस्सा आज ही निकाल दोगी? मैं बाहर ही हूँ, कार पार्क कर रहा हूँ, 2 मिनट में अंदर आ रहा हूँ। लेकिन उसकी बात बीच में ही रुक गई। अचानक फोन के अंदर से एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई, जिसे सुनकर शिवानी की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर शिवांश की दर्द से भरी चीख फोन में गूंज उठी। शिवांश, ये क्या आवाज थी? तुम ठीक हो? शिवानी ने कांपती हुई आवाज में पूछा। लेकिन दूसरी तरफ अब सन्नाटा था, कोई जवाब नहीं आया। फिर एक और जोरदार टक्कर की आवाज आई। अब पूरा कॉफी शॉप जैसे चौंक गया। एक आदमी हड़बड़ाते हुए बाहर की तरफ भागा और चिल्लाया, बाहर बाहर किसी ट्रक वाले ने एक कार को जोर से टक्कर मारी है और ट्रक वाला गाड़ी रौंद कर भाग गया है। शिवानी की यह बात सुनते ही उसका डर और बढ़ गया। वह बिना एक पल गंवाए अपनी चेयर से खड़ी हुई और घबराहट में बाहर की तरफ भागी। कॉफी शॉप से बाहर निकलते ही उसकी नज़र सामने के रोड पर पड़ी, जहां शिवांश की कार उल्टी पड़ी थी। कार की छत पूरी तरह पिचक चुकी थी और वहां से काला धुआं निकल रहा था। वह एक पल के लिए सन्न रह गई, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी चीख पूरे माहौल को चीर गई। शिवांश! वह दौड़ती हुई कार की तरफ बढ़ी, आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। लोगों की भीड़ वहां जमा होने लगी थी। कुछ लोग मिलकर कार को सीधा करने लगे, वहीं कुछ ने एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल कर दिया। करीब 10 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार के दरवाजे और छत को कटर से काटकर शिवांश को किसी तरह बाहर निकाला गया। उसी वक्त एम्बुलेंस भी आ पहुंची थी। शिवानी ने हड़बड़ाहट में उसे स्ट्रेचर पर चढ़ाने में मदद की और पूरे रास्ते उसकी हालत देख रोती रही। वह एम्बुलेंस में बैठकर शिवांश को लेकर सीधे
सिटी हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गई। फ्लैशबैक एंड शिवानी अपनी बात पूरी करते ही एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियों की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा रघुवीर ये सब सुनकर एक पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने गुस्से में आकर अपने सामने की खिड़की पर कसकर मुक्का मारा। शीशा एक तेज आवाज के साथ चटक कर टुकड़ों में बिखर गया और उसी के साथ रघुवीर के हाथ से भी खून की धार बहने लगी। उसके इस भयानक एक्सप्रेशन और हरकत से सिया, चेतना और शिवानी तीनों ही डर के मारे चिल्ला उठी। देव जो ठीक सामने खड़ा था घबरा गया। वो तुरंत रघुवीर का लहूलुहान हाथ पकड़ते हुए बोला, बॉस, आपके हाथ से खून बह रहा है, प्लीज बैठिए। लेकिन उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि ऑपरेशन थिएटर की दूसरी ओर से एक डॉक्टर तेजी से भागता हुआ उनकी ओर आया। रघुवीर के हाथ से बहते खून को देख उसने कहा, सर प्लीज आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी आपका फर्स्ट एड कर देता हूँ, वरना ये ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। लेकिन रघुवीर ने एक झटके में अपना खून से सना हाथ हवा में उठाकर डॉक्टर की तरफ दिखाया और फिर देव और जय को अपनी आग जैसी नजर से घूरते हुए एक बेहद ठंडी लेकिन जानलेवा आवाज में कहा, आधा घंटा, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। उसके लहजे में इतनी सर्दी थी कि पल भर के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रघुवीर की आंखों में जो आग थी वो साफ कह रही थी कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो आगे बढ़ा, अपने लहूलुहान हाथ को देखे बिना जय और देव के बीच खड़ा होकर बोला, उस आदमी को मेरे सामने लेकर आओ जिसने मेरे भाई को इस हालत में पहुंचाया है। मैं उसे अपने हाथों से नर्क पहुंचाऊंगा, अपने हाथों से। रघुवीर के हर शब्द में जहर था, बदला था और एक ऐसी भयानक शांति थी जो किसी तूफान के आने से ठीक पहले होती है। रघुवीर के वो शब्द ऐसे थे जो किसी की भी रूह को हिला सकते थे। उसके चेहरे पर इस वक्त जो उबाल था वो ऐसा लगता था मानो खुद यमराज किसी की मौत का फैसला सुनाने उतर आए हों। अभी चारों ओर वही सन्नाटा पसरा था कि तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा अचानक खुला और एक डॉक्टर घबराया हुआ बाहर निकला। उसने हड़बड़ाते हुए तेज आवाज में कहा, पेशेंट के सर और शरीर के कई हिस्सों से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, हमें तुरंत ब्लड चाहिए, और वो भी RH ब्लड ग्रुप का। उसकी आवाज में डर था, तनाव था, अर्जेंसी थी। आप में से किसी का RH ब्लड ग्रुप है? ये ग्रुप बहुत रेयर है और हमारे ब्लड बैंक में भी अवेलेबल नहीं है। अगर पेशेंट को बचाना है तो फौरन ब्लड अरेंज कीजिए। डॉक्टर के शब्द जैसे बम की तरह गूंजे। RH ब्लड ग्रुप पूरी दुनिया में सबसे रेयर, ना किसी हॉस्पिटल में मिलता, ना आसानी से ब्लड डोनर में। सबकी आंखें एक दूसरे की तरफ उठी, पर किसी को जवाब नहीं सूझा। तभी रघुवीर जैसे किसी बिजली की तरह डॉक्टर की तरफ बढ़ा और घबराहट से बोला, डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप भी RH है। आप जितना ब्लड चाहिए मुझसे ले लीजिए, बस मेरे भाई को बचा लीजिए, प्लीज प्लीज उसे बचा लीजिए। रघुवीर का चेहरा इस वक्त गिड़गिड़ाते हुए किसी टूट चुके इंसान की तरह लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। एक ऐसा मर्द जो दुनिया से कभी नहीं डरा, आज अपने भाई के लिए टूट चुका था। डॉक्टर ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, एक पल के लिए वो ठिठक गया, फिर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और उसके मुंह से निकल पड़ा, मिस्टर आरवी, आप। उसे जैसे समझ में आ गया था कि ऑपरेशन थिएटर में जो लड़का जिंदगी और मौत से लड़ रहा है वो किसी आम इंसान का भाई नहीं, खुद आरवी राठौड़ का छोटा भाई था। डॉक्टर तुरंत पलटा और अपनी पीठ पीछे खड़ी नर्स से बोला, जल्दी मेरे पीछे चलिए, मिस्टर आरवी के लिए ब्लड डोनेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। वो तेजी से एक स्पेशल डोनर रूम की तरफ बढ़ा और रघुवीर भी उसके पीछे पीछे चलता गया। लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर जय और देव की तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा लाल थीं। गुस्से में जलती हुई उसने बेहद सख्त और ठंडी आवाज में कहा, जल्द से जल्द उस आदमी को मेरे सामने लेकर आओ जिसने मेरे भाई की ये हालत की है, वरना उसका अंत में सोच भी नहीं पाओगे। रघुवीर की आवाज अब एक वार्निंग नहीं, एक डेथ सेंटेंस थी। और इतना कहकर रघुवीर तेजी से डॉक्टर के पीछे चलता गया। उसके जाते ही देव और जय ने बिना समय गंवाए अपनी जेब से फोन निकाले और अलग अलग नंबर डायल करते हुए जल्दी जल्दी हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ शिवानी अब भी बुरी तरह सिसक रही थी। उसने कांपती आवाज में सिया से सवाल किया, दीदी, शिवांश ठीक तो हो जाएगा ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? सिया ने तुरंत उसे अपने सीने से लगाया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए भर्राए लहजे में कहा, शिवानी, शांत हो जाओ प्लीज, कुछ नहीं होगा उसे।
डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं और देखना, वो जल्दी बाहर आएगा, बिल्कुल ठीक होकर। आधा घंटा बाद ऑपरेशन अब भी जारी था। कॉरिडोर की बेंच पर सिया, चेतना और शिवानी चुपचाप बैठे थे। दूसरी बेंच पर रघुवीर बैठा था। उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल फीका पड़ चुका था। रघुवीर ने अपनी बॉडी से ज़रूरत से भी ज्यादा ब्लड दे दिया था। डॉक्टर्स ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रघुवीर ने किसी की नहीं सुनी। खून देने के कुछ ही मिनटों बाद वो सीधा आकर ऑपरेशन थिएटर के सामने वाली बेंच पर बैठ गया था, एक बार भी रुके बिना। इस बीच 2 बार उसे हल्के चक्कर भी आए, लेकिन उसने किसी को पास भी नहीं आने दिया। डॉक्टर ने जूस या कुछ खाने को भी कहा, मगर रघुवीर ने सिर्फ अपनी नज़रें ऑपरेशन थिएटर पर टिका रखी थीं। एकटक, बिल्कुल पत्थर की तरह। सिया चुपचाप दूसरी बेंच से उसे देखती रही। वो देख पा रही थी कि उस खतरनाक आदमी के चेहरे पर आज सिर्फ डर और बेचैनी का साया था। रघुवीर की हालत देखकर सिया को भी अजीब सा महसूस हुआ। वो उससे कुछ कहना चाहती थी, उसे आराम करने के लिए बोलना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कैसे और क्या कहे। तभी एक झटका सा हुआ। एक आदमी लड़खड़ाते हुए सीधा रघुवीर के पैरों के पास आकर गिरा। उसकी उम्र लगभग 35-40 साल के बीच रही होगी। शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। अचानक हुई इस हरकत से सिया, चेतना और शिवानी झट से उठ खड़ी हुई और हैरानी से उस घायल आदमी की तरफ देखने लगी। तभी पीछे से एक कड़क आवाज गूंजी, बॉस, यही है वो ट्रक ड्राइवर जिसने शिवांश की कार को टक्कर मारी थी और फिर वहां से भाग गया था। सन्नाटा छा गया। जय दौड़ता हुआ वहां आता है और कहता है, बॉस, यही है वो जिसने ट्रक से टक्कर मारी थी। उसके पीछे देव भी तेजी से आता है और वही खड़ा हो जाता है। रघुवीर की आंखों में जैसे आग सी भड़क उठी। उसके कानों में जय के शब्द गूंजने लगे थे। वो धीरे धीरे अपनी गर्दन झुकाकर अपने पैरों के पास पड़े उस आदमी को देखने लगा। चेहरे पर अब इंसानियत का नामोनिशान नहीं था, बस एक खतरनाक खामोशी थी जो किसी तूफान के आने से पहले का सन्नाटा बन चुकी थी। और तभी रघुवीर ने अपना हाथ बढ़ाया, उस आदमी के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसी हाथ से, जिस पर पट्टियां बंधी थीं, एक जानलेवा मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा। धड़ाम। रघुवीर की गूंजती हुई आवाज फटी। किसके कहने पर किया ये सब? शिवांश का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था। रघुवीर अब ये समझ चुका था कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें उसके भाई को जान से मारने की कोशिश की गई थी। रघुवीर का घूंसा इतना तेज था कि उसकी पट्टियों से खून की बूंदें टपकने लगीं, लेकिन रघुवीर को खुद के खून से कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर उस आदमी के गाल की खाल फट गई और उसका एक टूटा हुआ दांत खून से सना हुआ होंठ चीरकर बाहर दिखने लगा। आहे! उसकी चीख ने पूरे कॉरिडोर को हिला दिया। शिवानी ने ये भयानक मंजर देखा तो एक तीखी चीख के साथ अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वही चेतना और सिया की रूह कांप उठी। उनकी आंखों के सामने एक ऐसा शख्स खड़ा था जो इस वक्त इंसान नहीं, एक चलता फिरता कहर बन चुका था। उस ट्रक ड्राइवर का शरीर दर्द से तड़प उठा था और उसके मुंह से खून का फव्वारा निकलकर सीधे हॉस्पिटल की टाइल्स पर गिरा था। रघुवीर की तरफ देखकर उसकी जान जैसे हलक में अटक गई थी। वो आदमी दोनों हाथ जोड़कर कांपते हुए अपनी थरथराती आवाज में बमुश्किल कह सका, प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। मैं ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया था। किसी ने कहा था बस कार को टक्कर मार देनी है, बाकी का काम उनका था। जय और देव पहले ही उस ट्रक ड्राइवर की ऐसी हालत कर चुके थे कि वो अधमरा सा हो गया था। उसके चेहरे पर गहरे घाव, होंठ फटे हुए, आंख के पास सूजन और जगह जगह से खून बह रहा था। और अब रघुवीर का मुक्का उसके लिए नरक से भी ज्यादा खौफनाक सजा बन चुका था। वो आदमी अभी अपनी सांसों को समेट ही रहा था कि तभी रघुवीर ने फिर से उसका सिर अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज अब और भी गहरी, धीमी और शैतानी हो चुकी थी। बता, किसके कहने पर मेरे भाई को मारने आया था? उस आदमी के होंठ थरथराए और कांपते हुए, लगभग गिड़गिड़ाते हुए उसने जवाब दिया, अरुण राज, एमएलए अरुण राज। उसने मुझे 50 लाख रुपए दिए थे। कहता था बस उस लड़के को उड़ा दो, बाकी सब वो संभाल लेगा। रघुवीर, जय और देव तीनों के चेहरों पर हैरानी और आग साथ साथ जल रही थी। अरुण राज, ये नाम रघुवीर की आंखों में पिघले हुए लावे की तरह दौड़ गया। वही वो ड्राइवर अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, मैंने आपको सब सच सच बता दिया सर। प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था वो आपका भाई है।
रघुवीर ने एक भयानक ठहाका लगाया और फिर उसकी गर्दन के पास झुककर बेहद राक्षसी अंदाज में कहा, माफी। आरवी की डिक्शनरी में माफी जैसा कोई शब्द नहीं होता। आरवी माफ नहीं करता, आरवी सिर्फ मौत देता है। उसकी आंखें जल रही थीं, उसकी सांसें धधक रही थीं। वो अब एक भाई नहीं था, वो अब मौत बन चुका था। उसके ये शब्द सुनते ही जमीन पर खून से लथपथ पड़ा ट्रक ड्राइवर पूरी तरह से कांपने लगा। उसका चेहरा अब भयानक सफेदी में तब्दील हो चुका था और आंखों में एक ही चीज थी, मौत का डर। तभी रघुवीर की नज़र पास से गुजरती एक नर्स पर पड़ी। उसके हाथ में एक मेडिकल ट्रे थी जिसमें एक ऑपरेशन नाइफ रखा हुआ था। रघुवीर बिना एक पल गंवाए उस ट्रे से नाइफ उठाता है और उसकी आंखों में ज्वालामुखी जैसी आग दहकने लगती है। और फिर उसकी आवाज गूंजती है, ऐसी आवाज जैसे नरक का दरवाजा खुल गया हो। अब जा, जहन्नुम में यमराज से माफी मांग, क्योंकि आरवी तुझे यहाँ से बख्शेगा नहीं। और अगली ही सेकंड एक ही बार में रघुवीर उस ऑपरेशन नाइफ को उस आदमी की गर्दन पर फेर देता है। एक दिल दहला देने वाली चीख और गले से फूटता खून का फव्वारा। जमीन का रंग लाल हो जाता है, दीवार पर छींटे उड़ते हैं। वो आदमी वहीं तड़प कर दम तोड़ देता है। आह, सिया, चेतना, शिवानी और वह नर्स, चारों की चीख एक साथ हॉस्पिटल की दहलीज को चीर देती है। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, शरीर सुन्न, सांसें थमी हुई। लेकिन रघुवीर की आंखों में कोई पछतावा नहीं। उसका चेहरा इस वक्त दरिंदे से भी कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। और फिर उसने नाइफ को अपनी जेब में डालते हुए भयानक आवाज में चिल्लाया, देव, जय, एमएलए अरुण राज और उसके पूरे खानदान को 1 घंटे के अंदर मेरे सीक्रेट चेंबर में होना चाहिए। उसने मेरे दिल के सबसे करीब मेरे छोटे भाई शिवांश को मारने की कोशिश की है। अब उसकी मौत मेरे हाथों होगी, वो भी इतनी दर्दनाक, इतनी भयानक कि खुद यमराज भी डर से थरथराने लगे। उसके घर का कोई भी सदस्य नहीं बचेगा, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। मैं सबको अपने हाथों से मौत का स्वाद चखाऊंगा। रघुवीर की आवाज इस वक्त नरक का फतवा बन चुकी थी। देव और जय, जो अब तक हजारों मिशन निपटा चुके थे, आज पहली बार आरवी को इस रूप में देख कांप उठे थे। दोनों ने एक साथ डरते डरते जवाब दिया, जी बॉस, अगले 1 घंटे में उसका पूरा परिवार आपके सामने होगा। रघुवीर के इतना कहने के बाद जैसे ही वह जाने के लिए पलटा, सिया ने उसकी पीठ की तरफ देखते हुए अपने अंदर का डर झटकते हुए पूरी ताकत से चीख पड़ी, राक्षस हो तुम, राक्षस। पूरा कॉरिडोर एकदम शांत हो गया। सिया की आवाज मानो हॉस्पिटल की दीवारों से टकराकर पूरी इमारत में गूंज उठी थी। तुमने उसे मार डाला, किसने दिया तुम्हें ये अधिकार? अगर तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश हुई थी तो तुम केस कर सकते थे, कोर्ट से सजा दिलवा सकते थे। तुम्हें क्या हक है किसी की जान लेने का? तुम इंसान नहीं हो, राक्षस हो, हैवान हो। सिया की बाहों में आप भी कांपती हुई शिवानी थी, जिसे वो कसकर गले लगाए खड़ी थी। देव और जय के कदम वहीं रुक गए। दोनों की आंखें चौड़ी हो गई थीं। उनके लिए ये आरवी के खिलाफ पहली बार किसी लड़की की बगावत थी, और वह भी इतने भयानक रूप में। सिया अब भी कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, सीधी रघुवीर की आंखों में। रघुवीर का चेहरा धीरे धीरे सख्त होता चला गया। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और सिया की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें अब और ज्यादा खून जैसी लाल हो चुकी थीं। चेहरा ऐसा कि मानो मौत को भी पसीना आ जाए। उसके पूरे शरीर से एक राक्षसी आभा निकल रही थी। वो एक कदम आगे बढ़ा, फिर सिया की आंखों में आंखें डालकर एक बेहद डरावनी, कांपती हुई आवाज में बोला, मेरे लिए मैं ही कोर्ट हूँ, मेरे शब्द ही न्याय हैं। और रही बात राक्षस होने की, वह सिया के और पास आया। उद्धरण चिन्ह ... तो हाँ, मैं राक्षस हूँ, एक हैवान राक्षस जो अपने भाई पर उठे हाथ को माफ नहीं करता। अब उसकी आंखें सिया के चेहरे पर गड़ी थीं, आवाज और सख्त होती चली गई। और अगर तुमने अब एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला, उद्धरण चिन्ह ... तो मैं तुम्हें भी जान से मारने में एक पल नहीं लगाऊंगा। कॉरिडोर की हवा जैसे जम गई थी। सिया की आंखों में अब भी डर तो था, लेकिन वह डटी रही। उसका गला सूख गया था, मगर उसकी आंखें अब भी रघुवीर की आंखों में गड़ी थीं। रघुवीर ने अपनी आखिरी लाइन जब कहा, उसकी आवाज में ऐसी निर्दयता थी जिसे सुनकर सिया की रूह तक कांप गई। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, धीरे धीरे, लेकिन हर कदम के साथ हवाएं जैसे और ज्यादा भारी होने लगीं। सिया ने कांपती हुई शिवानी को अब और भी कसकर अपने सीने से चिपका लिया और खुद धीरे धीरे पीछे हटने लगी। रघुवीर ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
उसकी आंखों में न इंसानियत थी, न कोई रहम, बस आग, और सिर्फ आग। तुम्हें क्या लगता है? उसने बेहद ठंडे और क्रूर लहजे में कहा। उद्धरण चिन्ह ... मैं अपने भाई को मारने की कोशिश करने वालों को कोर्ट के भरोसे छोड़ दूंगा। नहीं, मैं उन्हें उस नर्क की आग में फेंकूंगा जहां यमराज भी मेरी परछाई से डरते हैं। और इतना कहकर उसने अपने उसी घायल हाथ से दीवार पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। धड़ाम, दीवार की प्लास्टर दरक गई। उसके हाथ से खून एक बार फिर बहने लगा, लेकिन रघुवीर की आंखें वैसी ही थीं, जैसे दर्द का कोई मतलब नहीं। वह मुड़ा और ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने लगा, बिल्कुल बिना किसी भावना के। अब तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। उसका लहजा पत्थर की तरह ठंडा था। सिया उस पल में एकदम स्तब्ध हो गई। उसकी आंखें भर आई थीं, उसके होंठ कांप रहे थे। आखिर हो क्या गया है तुम्हें रघुवीर? उसने अपनी भीगी आवाज में पीछे से पुकारा। रघुवीर रुक गया, लेकिन मुड़ा नहीं। तुम तो ऐसे नहीं थे। मैं जिस रघुवीर राठौर को जानती थी, वो तो कभी कोई कानून नहीं तोड़ता था। वो तो लोगों की जान बचाने वाला था, ना कि किसी को बेरहमी से मारने वाला। रघुवीर के कदम वहीं थम गए। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। एक पल को उसकी आंखें कांपी, मानो किसी ने अंदर कहीं बहुत गहरे छू लिया हो। सिया की आवाज फिर गूंजती है। क्या हुआ है तुम्हें रघुवीर? क्या तुम्हारा दिल भी अब मर चुका है? सभी की सांसें थम सी गईं। कॉरिडोर में बस सिया की कांपती आवाज गूंज रही थी और रघुवीर की रुकी हुई पीठ। सिया के शब्दों का असर सिर्फ बाकी लोगों पर नहीं, खुद रघुवीर पर भी पड़ा था। उसके कदम वहीं थम गए थे। कॉरिडोर में एक गहरी खामोशी छा गई थी। सिर्फ दिल की धड़कनों और टूटती सांसों की आवाजें बची थीं। शिवानी, जो अब तक सिया से लिपटी थी, हैरानी से अपनी बहन की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में सवाल था। दीदी, आप रघुवीर को पहले से जानती हैं? चेतना भी स्तब्ध थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिया आरवी राठौर को इतने करीब से जानती है। जय और देव तो जैसे जमीन में गड़ गए। उनके चेहरे पर हैरानी, डर और उलझन एक साथ दौड़ पड़ी थी। लेकिन सबसे ज्यादा असर खुद रघुवीर पर हुआ था। उसके चेहरे का रंग एक पल को फीका पड़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द झलक गया, मानो किसी पुराने जख्म को किसी ने फिर से खरोंच दिया हो। और फिर अचानक ही उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उस दर्द की जगह अब क्रूरता ने ले ली थी। गुस्सा, घृणा और पत्थर जैसी बेरुखी। वो पलटा और सिया की आंखों में आंखें डालते हुए बेहद सर्द लहजे में बोला, जिस रघुवीर राठौर की तुम बात कर रही हो, उद्धरण चिन्ह ... वो तो कब का मर चुका है, मिस सिया बजाज। उसके शब्दों में जहर था। हर शब्द सिया के दिल में एक तीर की तरह चुभ रहा था। उस रघुवीर को मरे हुए 7 साल हो गए हैं। अब जो तुम्हारे सामने खड़ा है, वो है आरवी राठौर, अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह, ब्लैक ईगल आरवी। उसने अपनी छाती पर हाथ ठोकते हुए कहा, मैं कानून नहीं मानता, मैं खुद कानून हूँ। मैं ही नियम बनाता हूँ और मैं ही उनका फैसला करता हूँ। सिया के चेहरे पर एक दर्द भरी खामोशी फैल गई। उसकी भीगी आंखों से अब आंसू टपकने लगे थे। शिवानी उसकी आंखों में वो टूटी हुई रोशनी देख सकती थी, जो शायद किसी वक्त प्यार का नाम हुआ करती थी। हॉस्पिटल के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर हल्के बादल थे और दूर से एम्बुलेंस की धीमी सी आवाज सुनाई दे रही थी। सिया पार्किंग एरिया तक पहुंच चुकी थी और जैसे ही अपनी कार के पास आए, उसका हौसला पूरी तरह टूट गया। वो एक झटके से कार के बोनट पर झुकती है और वहीं सिर टिकाकर जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, जैसे कोई टूटी हुई आत्मा अपने अंदर के तूफान को बाहर निकाल रही हो। क्यों रघुवीर, क्यों इतना बदल गए तुम? इतने पत्थर कैसे हो गए तुम? उसके हर शब्द में एक बेकसी थी, एक वो दर्द जो सिर्फ वो महसूस कर सकती थी जिसने कभी उस रघुवीर राठौर को प्यार किया हो, जो अब सिर्फ आरवी बन गया है। वो कांपती आवाज में खुद से कहती रही, जिस इंसान ने कभी किसी चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो आज किसी को बेरहमी से मार डालता है। जिसके साथ मैंने अपने आने वाले कल के सारे ख्वाब देखे थे, वो आज दूसरों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गया है। तभी पीछे से शिवानी और चेतना भी भागते हुए वहां आ जाती हैं। शिवानी सिया के पास आकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है और फिक्र भरी आवाज में कहती है, दीदी, क्या आप रघुवीर को पहले से जानती थी? सिया बिना उसकी तरफ देखे आंसू पोंछते हुए बस इतना कहती है, हाँ जानती थी। फिर पलटती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, वो सिर्फ मेरा अतीत नहीं है, वो मेरा अधूरा वर्तमान भी है। चेतना थोड़ा और पास आती है, आप दोनों के बीच क्या रिश्ता था सिया?
सिया अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए थोड़ा ठहर कर कहती है, प्यार था, शायद आज भी है, लेकिन वो इंसान जिससे मैंने मोहब्बत की थी अब इस दुनिया में बचा ही नहीं है। वो मर चुका है 7 साल पहले। और इतना कहते ही सिया एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस दर्द को अंदर समेट लेती है जो अब भी रघुवीर नाम के जख्म की तरह उसके दिल में धड़क रहा है। सिया रोते हुए वही कार के पास टिक गई थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और उसका दिल उसी अतीत की तरफ खींचा चला गया जहां सब कुछ बहुत अलग था। 7 साल पहले, लंदन। फ्लैशबैक। हे सिया, व्हाट आर यू डूइंग गर्ल? हरी अप वरना वी विल बी लेट। सिया के हॉस्टल रूम के बाथरूम के बाहर एक 17-18 साल की लड़की दरवाज़ा पीटते हुए चिल्ला रही थी। बाथरूम के अंदर से सिया की आवाज़ आए, जस्ट वेट 5 मिनट्स, आई एम कमिंग। बाहर से फिर उसकी फ्रेंड झुंझलाकर बोली, कम फास्ट यार, वरना म्यूजिक कॉन्सर्ट मिस हो जाएगा और अगर लेट हुए तो वेन्यू में जगह नहीं मिलेगी। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला। सिया सफ़ेद नी लेंथ ड्रेस पहने बाहर आए, बाल खुले हुए, आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। चलो जल्दी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड उसे पकड़कर बोली, हे रुको, उस रास्ते से नहीं, रात के 10 बज चुके हैं और अगर वार्डन ने देख लिया तो सबकी वॉट लग जाएगी। चलो पीछे से चलते हैं। सिया ने फौरन हामी भरी। राइट, लेट्स गो फ्रॉम द बैक गेट। दोनों हॉस्टल की पिछली दीवार कूदकर बाहर निकल गईं। सड़कों पर हल्की ठंड थी, लेकिन उनके जोश और एनर्जी ने सब फीका कर दिया। कुछ ही देर बाद वो दोनों एक बड़े खुले मैदान में पहुंची जहां लाखों की भीड़ जमा थी। हजारों लोग हाथ हवा में लहराते हुए एक ही नाम चिल्ला रहे थे, आरवी, 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 आरवी। साउंड सिस्टम पर बूम बूम करती बीट्स के बीच पूरे मैदान में एक इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी फैली हुई थी। लाइट्स चमक रही थी, कैमरे फ्लैश कर रहे थे और सबकी नजरें बस स्टेज पर टिकी थी जहां आरवी का इंतजार हो रहा था। तभी अचानक से मैदान की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो जाती हैं। हर तरफ अंधेरा छा जाता है। बू बू, भीड़ में से कुछ आवाजें उठती हैं, लेकिन तभी एक कर्कश लेकिन बेहद सोलफुल आवाज स्पीकर पर गूंजती है। एक ऐसी आवाज जो भीड़ के शोर को ठहराव में बदल देती है। हर रोज दिल का रास्ता तुम्हारे घर से गुजरता था। दूरियां बढ़ती गईं, पर दिल फिर भी धड़कता था। आखिर एक अनजान मोड़ पर हम बिछड़ के रह गए। जमाने से ज्यादा मोहब्बत की थी, इसलिए शायद ये जख्म सह गए। पूरा स्टेडियम एक पल को सांस लेना भूल जाता है। एकदम सन्नाटा, हजारों लोगों के दिल उसी एक आवाज की धड़कन से बंध गए थे। और फिर फ्लैश लाइट चमकती है। सारा फोकस जाता है स्टेज के सेंटर पर, जहां एक 18 साल का लड़का एक ब्लैक शाइनी जैकेट में खड़ा था। आरवी राठौर। उसके हाथ में माइक था, चेहरे पर एक शांत लेकिन रहस्यमयी मुस्कान। भीड़ फट पड़ती है, आरवी, 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 वूहू। लेकिन आरवी चुप। वो सिर्फ एक नज़र भीड़ पर डालता है, फिर धीमे से माइक अपने लिबों के करीब ले जाता है। भीड़ फिर से शांत हो जाती है और तभी आरवी गाना गाना शुरू करता है। उसकी आवाज़ सीधी सिया के दिल से टकराती है। भीड़ झूम उठती है, लोग चीयर करते हैं, लेकिन सिया उस पल जैसे थम गई हो। उसकी आंखें उस लड़के पर टिकी थीं और उसका दिल धड़कना नहीं, किसी पुराने अधूरे अफसाने को महसूस कर रहा था। उस लड़के की आवाज़ में कुछ तो था, एक कशिश, एक गहराई, एक जादू जो सीधे रूह को छू जाता था। पूरा मैदान उसकी आवाज़ में खुद को बहा देने लगा। हर तरफ बस एक ही एहसास था, ये सिर्फ गाना नहीं, ये एक फीलिंग है। लड़कियों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, कुछ की आंखों में चमक, कुछ के होठों पर इश्क, और उन्हीं सब के बीच सिया भी उस स्टेज पर खड़े लड़के को अपनी चमकती, हैरान आंखों से निहार रही थी। उसके लिए यह कोई आम सिंगर नहीं था, ये था आरवी राठौर, द राइजिंग वॉइस ऑफ दिस जनरेशन, जिसकी फैन फॉलोइंग लाखों में नहीं, करोड़ों में थी, जिसकी आवाज़ हर लड़की के दिल का ड्रीम बन चुकी थी। लेकिन आज सिया की निगाहें सिर्फ उसकी फेम पर नहीं, बल्कि उसकी अदाओं, उसकी मौजूदगी और उसकी सोलफुल आवाज़ पर अटक चुकी थी। गाना जैसे ही खत्म हुआ, पूरा मैदान गूंज उठा। वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। हर कोई चाहता था वो फिर से गाए, फिर से जादू चलाए। आरवी ने हल्के से मुस्कुराकर भीड़ की तरफ देखा और फिर आंखें बंद करते हुए फिर से माइक अपने होठों के करीब लाते हुए कहा, दिस वंस फॉर समवन आई हैव नेवर मेट, बट आई फील शी समवेयर अराउंड। ये कहते ही तेरे बिना अधूरी सी लगती है हर शाम, तेरी हंसी के बिना सुना है मेरा जहां। कभी तो आए वो लम्हा भी, जब तू कहे हाँ,
मैं भी तेरा हूँ। भीड़ फिर से झूम उठी, लेकिन सिया की आंखों में कुछ ठहर सा गया था। क्या ये सिर्फ एक गाना था, या ये गाना उसी के लिए था?